राजीव गांधी जी ने जो है वो बाबरी का ताला खोले थे, जो मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ा इशू। वो सिर्फ हिंदू वाइल्ड कार्ड खेलना है एंड माइनॉरिटीज को तकलीफ देना है। इंदिरा गांधी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 1984 में। उस वक्त से केस तो लड़ रही है अपने अपने लेवल पे, देश की जनता उनसे आगे बढ़कर लड़ रही है। बीजेपी का इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला चला था, तो आपको लगता है वो सही है? पूजा पाठ की जो जगह है, उनकी जो पवित्र जगह है, आप जाकर वहां पर कुछ भी गोश्त फेंक रहे हो, सारी चीजें गंदी चीजें डाल रहे हो। कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस बार मतलब मुस्लिम्स का तो नाम ही नहीं लिया। ये भेदभाव करेंगे कि येस वी आर माइनॉरिटीज। डेटा तो यही बताता है ना कि हम माने या ना माने, बट हम माइनॉरिटी में है। बट ऐसे कि अगर सबको सही दिखना है तो फिर आप टीका हटा दो। बीजेपी पावर में है लेकिन उसके बावजूद हिंदू मर रहे हैं। 92 राइट्स हुए तब कांग्रेस देखिए हर कंट्री में कुछ ना कुछ क्राइसिस होते हैं। के अंदर लड़कियों को नंगा करके घुमा, कांग्रेस पार्टी से और कोई मजबूत सरकार नहीं है। कांग्रेस अभी अगर पावर में आती है तो क्या मुस्लिम्स को कुछ ऐसे क्या वो लिख कर देगी माइनॉरिटी के राइट्स जो है, जो मुस्लिम्स के राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करेगी? अस्सलाम वालेकुम आमिना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरियम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो हमारे व्यूवर्स का आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दोगे? मेरा प्रॉपर और पूरा नाम आमिना करीम सैयद है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जैसे कि मैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ। सो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग का नाम आपने सुना होगा, जो हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टूडेंट विंग है NSUI, जो कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जी। और फिलहाल जो इसके इंचार्ज है कन्हैया कुमार, जो काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन है, उनका तो काफ़ी आपने नाम सुना होगा। जी। एंड इसके जो प्रेसिडेंट है वरुण चौधरी है। एंड मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल टीम में काम कर रही हूँ एंड एज ए नेशनल सेक्रेटरी एंड साथ ही साथ में सोशल वर्क भी कर रही हूँ एंड एज एन एक्टिविस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली प्रॉपर मेरी जो है वो प्रॉपर मैं महाराष्ट्रियन मुस्लिम हूँ। अच्छा। एंड प्रॉपर बॉम्बे से ही हूँ। जी। तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में क्यों आया, रीज़न क्या था? बीइंग अ गर्ल, लाइक यू आर आस्किंग मी, और लाइक कैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं? नॉर्मल, क्या रीज़न आपका इंटरेस्ट ये इस चीज़ में क्यों आया? देखिए नॉर्मली देखा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो अपना जो करियर चुनती है वो एज ए मेकअप आर्टिस्ट चुनती है या फिर वो एक ब्यूटिशियन का चुनती है। लेकिन मेरा इरादा और मेरी उड़ान कुछ ज़्यादा अलग थी, आप ये चीज़ बोल सकते हो। मुझे कुछ हट के करना था एंड आई वॉज लाइक कि हमेशा मेरे अब्बा ने मुझे ये चीज़ बोले थे कि दुनिया में काम तो हर कोई करता है। हाँ। तुम्हारा तुम्हारा काम कुछ स्पेशल होना चाहिए और तुम्हारा मतलब जो जीने का तरीका होता है या काम करने का तरीका है उसके अंदर कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड, लड़कियां यही करती है कि मेहंदी आर्टिस्ट कर लिया या मेकअप आर्टिस्ट कर लिया या बहुत से बहुत वो ट्यूशन्स के ज़रिए अपना जो भी है अर्निंग करती है। और बहुत मुश्किल से, या फिर अगर कोई लड़की सोचती है तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचती है। बट मुझे सरकारी नहीं, मुझे सरकार बनना था। अच्छा। मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी। सो या दैट्स द ग्रेट थिंग कि मैंने अपना अलग कुछ चुनी एंड आई एम ओके विद दैट एंड आई एम सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ में आने के बाद सोसाइटी में क्या चीज़ें चैलेंजेस फेस करना पड़ा या फैमिली में कुछ चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा? हाँ, मेरे अब्बा तो काफ़ी सपोर्टिव थे मुझे लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। फैमिली में ये चीज़ थी कि आप अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ रहे हो या फिर वो पॉलिटिकल काम कर रही है, लोगों के बीच में उठना बैठना है, मतलब डेंजरस है। एंड मुझे नहीं समझ आता है कि कैसे डेंजरस है। देखिए लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इट्स नॉट अ गुड लाइन, ठीक है। अगर आप ये चीज़ मुझे बोलो कि ये लाइन गलत है, देखिए लाइन कोई गलत नहीं होती है। इवन पॉलिटिक्स इज नॉट बैड, पॉलिटिक्स गलत नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ लोग गलत है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ग्रुप में काम करते हैं, किस लोगों के बीच में काम करते हैं और किसके साथ काम करते हैं। तो मुझे चैलेंजेस सिर्फ यही फेस करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग आकर, मुझे एक चीज़ याद है कि मेरी एक खाला थे, उन्होंने आकर मेरे अब्बा के सामने कुछ ऐसे जिक्र किए थे कि आपने जो छोड़ कर रखे हो अपनी बेटी को, ये एक दलदल है, ये कीचड़ है, और मतलब आप मतलब सैयद फैमिली से हो, सैयद फैमिली की लड़की इस तरीके से पॉलिटिक्स में काम कर रही है, एक्टिविज्म में काम कर रही है, बोलती है, न्यूज़ में आके बाइट्स देती है, कुछ हो जाएगा। तो मेरे अब्बा का एक ही जवाब था कि
किसी ना किसी को तो उतरना पड़ेगा ये दलदल में, ही कीचड़ में साफ करने के लिए। अगर आपके घर के बाहर कीचड़ है तो आप क्या उसको ऐसे ही छोड़ के आप साफ करोगे उस चीज़ को? देखिए, जो किस्से और कहानियाँ होती है ना, उसको ही कलम और स्याही मांगता है, लेकिन तारीख और इतिहास लिखने के लिए खून मांगता है और मेहनत मांगती है। वही बस मैं कर रही हूँ। अच्छा, आउट ऑफ ऑल द पार्टीज इन इंडिया कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसीलिए क्योंकि मेरे जो बाप दादा थे वो मुझे लगता है कि बहुत स्मार्ट थे। मेरे जो दादाजी थे वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, और उन्होंने जब उस पार्टी को चुना तो कुछ सोच समझ के चुना होगा। इफ माई पेरेंट्स आर चूजिंग दैट पार्टी, और उन्होंने उस पार्टी को उस वक्त चुना था और उन्होंने उसको रूल करते हुए दिखा था, तो जब उन्होंने उस पार्टी को चुना तो कुछ सोच समझ के चुना होगा। तो अगर आपकी जो फैमिली है, जो मतलब अब्बा या दादा, वो कोई और पार्टी को चूज करते तो आज आप क्या, मतलब क्या आप वही पार्टी में रहते? देखिए, सबके पास मतलब दिमाग आपका- है। आपका हाँ, reason मैं क्या है? आपकी बात समझ गई बिल्कुल। अब मैं सहमत भी हूँ आपकी बात से। देखिए, अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास आंखें हैं, राइट नाउ वी हैव अ इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के ज़माने में आपके पास सारी हिस्ट्री है। जी, तो अगर खुद की आप रिसर्च करके, हाँ, रिसर्च करके उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो राहुल गांधी जी जो जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना भी उन्होंने जो भी काम किया है, उनके जो फैमिली ने जितनी सेक्रीफाइसेस की है, मुझे देखकर लगता है कि नहीं, मुझे काम उन्हीं के साथ ही करना चाहिए। जी। अच्छा, कांग्रेस का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि जैसे राजीव गांधी की जो मदर है, इंदिरा गांधी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 1984 में, उस वक्त से राइट्स हुए थे। तो उस वक्त प्रेस को और मीडिया को जो है वो पूरी तरीके से दबा दिया गया था। तो इस चीज़ को आप कैसे ये करोगे? देखिए, इमरजेंसी के पीछे भी बहुत बड़ी रीजंस होते हैं। हर चीज़ जो है, पार्टी जो बैठकर एक ऑफिस के अंदर एक टेबल पे जो बैठ के डिसीजन लिया जाता है, वो सारी चीज़ें पब्लिक के सामने नहीं आती है। आपको ये चीज़ पता नहीं थी कि मतलब कर्फ्यू लग जाता था तो वो किस रीज़न से लगता था, कुछ डिसीजन लिए जाते थे वो किस रीज़न से लिए जाते थे। हर जो मतलब देखिए, अगर आपकी नीयत साफ नहीं है ना, तो उस चीज़ का जो जनता के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो गलत तरीके से ही पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। उस वक्त ऐसी खतरनाक इमरजेंसी लगी थी कि वो करना ज़रूरी था। मैं सिर्फ इसको इस तरीके से देखती हूँ। जी। तो उसका रीज़न आप नहीं बताना चाहोगे कि क्या रीज़न की वजह से ऐसा हो सकता है? रीज़न देखिए, अगर कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से अगर कोई चीज़ बर्बाद हो रही है और अगर इमरजेंसी लगाने की वजह से कुछ चीज़ हम बचा सकते हैं तो वो लगाना सही है। रीज़न क्या था प्रॉपर तरीके से मैं भी खुद नहीं जानती, बट इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो लगाना ज़रूरी था, एंड वो लगाने से बहुत लोगों की मतलब जान भी बची है। दैट्स इट। जी। अच्छा, ये अभी जो बीजेपी का इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला चला था, तो आपको लगता है वो सही है? देश के बड़े बड़े यूट्यूबर्स, लाइक क्या ही बोलूँ, अगर सारी जनता एक प्लेटफॉर्म पे आके बोल रही है और लोग विद प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं, नॉट ओनली यूट्यूबर्स, देश का बच्चा बच्चा इलेक्शंस के टाइम पे आकर बात कर रहा है। आपने कभी इतना बड़ा इलेक्शन नहीं देखे होगे या इतना अजीब इलेक्शन नहीं देखे होगे। मैं तो ये बोलती हूँ कि पार्टीज तो लड़ रही है अपने अपने लेवल पे, मतलब अपने अपने आइडियोलॉजी के साथ अपने अपने ग्राउंड पर वो लड़ रही है, लेकिन देश की जनता उनसे आगे बढ़कर लड़ रही है। मतलब पार्टी तो लड़ रही है, लीड कर रही है, बट जनता उस चीज़ को लीड कर रही है। आप देखें कि बच्चे बच्चे के आपने क्लिप्स देखे होंगे, न्यूज़ में रील्स देखे होंगे कि बच्चे आकर बोल रहे कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसको फ्रॉड हुआ है। बिल्कुल। तो अगर जब एक बच्चा समझ सकता है तो हम क्यों नहीं समझ सकते? तो ये जो इशू हुआ था वो सारा आप गलत बोलते हो? बिल्कुल, मतलब बीजेपी ने उस चीज़ की चोरी की है, बीजेपी ने उस चीज़ को छुपाया है, और जब चीज़ें सामने आई तो फिर बिल्कुल ये बात तो सही है। बट डेटा अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें कहीं पे कांग्रेस का भी नाम है इस चीज़ में, किया था बोलकर। हाँ, मतलब डेटा है। अभी का प्रेजेंट डेटा है। नहीं, अभी जो बीजेपी का जब नाम आया तो सेम कांग्रेस का भी आया था कि देखिए, अगर मैं चोरी करती हूँ, जी, ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि मेरे साथ और भी चोर थे, ठीक है, बट विद प्रूफ था सारा। विद प्रूफ था। देखिए, आज के टाइम पे एविडेंस खरीदना और एविडेंस को सबमिट करना इतना आसान हो गया है
कि मतलब अगर मैं ये चीज़ के ऊपर अगर आप मुझे जिम्मेदार खड़े कर रहे कि ये गुनहगार है, तो मैं तो लेकर मरूंगी ना, मैं अकेली क्यों मरूं, मैं तो 4 को लेकर मरूंगी। तो ये चीज़ें ऐसी होती कि अगर मैं चोर हूं तो भाई तू भी चोर है। तो आप बोलना चाहते हो कि कांग्रेस को ज़बरदस्ती इसमें फंसाया गया था? फंसाया भी जाता है। देखिए, सरकार गिरा दी जाती है, बड़ी बड़ी सरकार, मतलब हमारे देश के अंदर इस चीज़ के ऊपर कोई रूल्स ही नहीं बना हुआ है, ना ही अब तक कोई अमेंडमेंट एक्ट आया है। तो ऐसे चीज़ों के ऊपर बिल्कुल कानून बनना चाहिए, और ऐसे सख्त कानून बनना चाहिए कि सरकारें ना गिरे। इंडिया में जितनी माइनॉरिटीज़ है, जैसे मुस्लिम्स है और दलित है, क्रिश्चियंस और सिख है, ओबीसी वगैरह, तो उनका ये क्लेम है कि कांग्रेस जो है मतलब उनको उनके राइट्स नहीं मिलते। तो क्या कांग्रेस उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी? देखिए, आज से पहले इस देश के अंदर 70 साल कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस के राज के टाइम पे आज जितनी माइनॉरिटीज़, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली विथ माइनॉरिटीज़ और फॉर माइनॉरिटीज़, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं सबको इक्वल रखकर बात करती हूँ यहाँ पर। इस तरीके से देश के अंदर कभी आग नहीं लगाई गई थी जी। आप आज देखें कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म किस तरीके से हो रहा है। पहले ये जाकर हिंदुओं को मारते हैं और ये उन्हें बताया जाता है कि मुसलमानों ने किया है। हिंदुओं की मंदिर के अंदर आप गोश्त फेंकते हो और बाद में पता चलता है कि ये खुद बीजेपी वालों का काम है। बाद में ये चीज़ पता चलती है, लेकिन पहले तो आपने जाकर उनके मंदिरों के अंदर गोश्त फेंक दिया, उनके मंदिरों के अंदर जाकर कुछ भी जो उनकी पूजा पाठ की जो जगह है, उनकी जो पवित्र जगह है, आप जाकर वहाँ पर कुछ भी गोश्त फेंक रहे हो, सारी चीज़ें गंदी चीज़ें डाल रहे हो। उसके बाद ये दंगे हो रहे हैं, मतलब दंगे करा कौन रहा है। उसके बाद देखिए, जब जब इस देश में दंगे होते हैं ना, मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू मरते हैं, बट उसका क्राइटेरिया आज तक नहीं मिला और ना ही मिलता है। क्योंकि कैसा होता है कि एक मुस्लिम जब मरता था वो तो दिख जाता है, लेकिन जब हिंदू मरता है तो उनका वोट, अगर ये दिख जाएगा तो उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। दैट्स द रीज़न कि बीजेपी जो है वो, इनके पास अभी कोई वो नहीं बच गया है कि अभी इनके पास कोई चीज़ नहीं बच गई जिसके ऊपर वो पार्टी मतलब देश को रूल करे। ये इनका एक पहले से एक ये था कि इनको सिर्फ हिंदू वाइल्ड कार्ड खेलना है एंड माइनॉरिटीज़ को तकलीफ देना है। माइनॉरिटीज़ की तकलीफ की जहाँ पर बात आती है, कांग्रेस उनके लिए लड़ेगी। आज आप देखें कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर मुसलमानों के लिए बात की कि मुसलमान, सिख कम्युनिटी और जैन कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं ये देश प्रेमी है, ये देशभक्त है, ये लोग अपने लिए और ये देश के लिए मतलब जान हाजिर करने के लिए राजी है। तो जब ऐसे टाइम पर राहुल गांधी जब आवाज़ उठा रहे तो वाई नॉट, अगर हम बैठेंगे पावर के अंदर और बहुत जल्दी बैठेंगे, और जिस तरीके से देश एक हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ चल रहा था उसी तरीके से चलेगा, एंड डेफिनेटली कांग्रेस माइनॉरिटीज़ का साथ देगी। जो मुस्लिम माइनॉरिटी जैसे हम बात करेंगे तो वो अक्सर बोलती है कि कांग्रेस ने उनको यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे, अगर मैं इसका कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस बार मतलब मुस्लिम्स का तो नाम ही नहीं लिया गया है। तो अभी LGBT का अगर हम लोग देखेंगे तो प्रॉपर वहाँ पर उनके बारे में जिक्र हुआ है, उनके राइट्स के बारे में जिक्र हुआ है, तो मुस्लिम्स का तो उसमें नाम ही नहीं लिया गया है, तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे फिर? मैं इस चीज़ का जवाब आपको देती हूँ कि कांग्रेस इसलिए मैनिफेस्टो के अंदर माइनॉरिटीज़ का जिक्र नहीं करती क्योंकि माइनॉरिटीज़ को कांग्रेस देश के लोगों के एक बराबर ही मानती है। अगर आपको वो रियलिटी ये है कि हम माइनॉरिटी में हैं, खुद ही भेदभाव करेंगे कि येस वी आर माइनॉरिटीज, वी वांट समथिंग लाइक, बट डेटा तो यही बताता है ना कि हम माने या ना माने बट हम माइनॉरिटी में है। हाँ, हम माइनॉरिटी में हैं, नो डाउट, लेकिन माइनॉरिटी में रहते पर हम खुद को अलग क्यों बोल रहे? जो इस देश का कानून बोलता है कि हम सब एक जैसे हैं, तो जब एक जैसे हैं तो सबको उसी तरीके से हम ट्रीट करेंगे ना। कांग्रेस अगर ट्रीट कर रही है तो सबको एक जैसा कर रही है। अगर LGBT कम्युनिटी क्यों? LGBT कम्युनिटी इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर कभी ये चीजें मिली नहीं। देखिए, LGBT को सपोर्ट करना इट मीन्स कि अगर वो चल रहा है इंसान, ठीक है, अगर ऐसे कोई इंसान चल रहे हैं रोड पे, उनको मार दिया जाए, उनको कुछ कर दिया, उसके ऊपर तो कोई रूल्स रेगुलेशंस बने ही नहीं है। बट लिंचिंग भी होती है हाँ, में, हम लिंचिंग होती है, बिल्कुल होती है, और लिंचिंग कौन कर रहा है ये भी बहुत अच्छे से हमें पता है।
बिल्कुल, तो उस चीज़ के ऊपर भी सेम ही कानून है। अगर एक हिंदू भी मर रहा है तो उसको भी मैं तो बोलूँगी कि उसी तरीके से स्ट्रिक्ट चीज़ें के ऊपर मिलनी चाहिए, और अगर एक मुस्लिम मर रहा है तो उस चीज़ को भी उसी तरीके से देखनी चाहिए। अगर दोनों चीज़ों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर अगर आप रिलीजियस लाते तो मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान ये सोचने वाला और कोई नहीं है। अच्छा, अभी जिस तरीके से माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट, अभी आपने बताया कि राहुल गांधी ने यहाँ पर माइनॉरिटी के बारे में, मुस्लिम्स के बारे में कहा, सिख के बारे में कहा, तो अभी कुछ टाइम पहले हम लोग देखेंगे बॉम्बे में कुछ 1-2 कॉलेजेस है, वहाँ पर हिजाब बैंड हो गए, और फिर कुरान जो है वो लाइव टीवी पर जलाया गया। तो कांग्रेस की तरफ से एक मतलब कुछ वर्ड्स भी नहीं थे, तो मुस्लिम्स कैसे ट्रस्ट करें कि वो आगे चल के उनके लिए कुछ करेंगे, या फिर अब, क्योंकि देखिए वोट के टाइम पे क्या हुआ कि हम लोग ने सुने मस्जिदों से जो उलमा थे हमारे, वो वोट के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि नहीं कांग्रेस को वोट देना चाहिए, कांग्रेस को वोट करो। बट फिर रिजल्ट में जब ये मिलेगा तो उलमा जो है वो भी क्वेश्चन करेंगे, जो अवाम है नॉर्मल वो भी क्वेश्चन करेंगी कि जब हमारे ये छोटी छोटी चीज़ के लिए नहीं बोल रहे हो तो फिर कैसे ट्रस्ट करेंगे। देखिए, फ़िलहाल मैं ये चीज़ समझती हूँ कि आपने वो कौन सा बताया पहले, कुरान शरीफ, हाँ, कुरान का जो से पहले जो हिजाब बैंड हो गया था। हिजाब, आपको मैं रिसेंटली बताती हूँ कि NSY मुंबई के जो प्रेसिडेंट है प्रद्युम्न यादव भाई, उनका मुझे 2-3 दिन पहले कॉल आता है। अच्छा। ही वॉज लाइक कि आमिना जी आपको आना है बॉम्बे कॉलेज में, चेंबूर में है वो कॉलेज। अच्छा। ही वॉज लाइक, उनका मुझे रात के 1:30 बजे या 12:30 1:30 बजे मुझे कुछ कॉल आता है, ये दोनों टाइम में से एक टाइम था। वो मुझे बोलते कि अमीना आपको आना है और आपको वो प्रोटेस्ट लीड करना है, वहाँ पर हम प्रोटेस्ट करने वाले थे। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हम उतना मतलब हम जाकर वो औरतों से या फिर हम जाकर वो बच्चियों से, कॉलेज की जो बच्चियां हैं जो प्रोटेस्ट कर रही है हिजाब को लेकर, क्योंकि ये देखा गया है कि कर्नाटक का जब हिजाब बैन का मामला था तभी भी मैं वहाँ पर पहुंची थी। जयपुर का जो हिजाब मामला था, मैं वहाँ पर मैंने खुद गई और हम लोगों ने पूरा वो मैटर खुद ने सॉर्ट आउट किए। उसके अंदर मैं खुद इन्वॉल्व थी, और भी 1-2 बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट इन्वॉल्व थे। उसके बाद देखा गया कि बॉम्बे में हो, देखिए बॉम्बे में होना एक बहुत बड़ी बात है, जबकि हम वहाँ पर जा रहे थे और हम प्रिंसिपल से बात भी करने वाले थे, तभी हमें रातों रात पता चलता है कि उसके ऊपर बॉम्बे कोर्ट से ऑर्डर आ चुके हैं। अच्छा। तो बॉम्बे कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद हमें वो एटलीस्ट ऑर्डर पढ़ के हमें डिसीजन तो लेना था, इसीलिए आगे पीछे हो गई और बराबर आपका ब्रॉडकास्ट शूट हो गया। देखिए ड्रेस कोड, अब तक तो लड़कियां बराबर पहन के जा रही थी, ऐसा तो नहीं हुआ था। ऐसा तो नहीं हुआ था कि सुबह उठती है लड़कियां सारी के सारी मिलके बुर्खा पहन लेती है, सारी उठ के नकाब पहन लेती है, तो कोई राइट नहीं बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें इस चीज की इजाजत देता है कि मैं हिजाब पहन सकती हूँ, कल को आप बोलोगे कि पगड़ी उतारवा दो, आप लोग बोलोगे कि जो हिंदू औरतें जो घूंघट करती है उसको उतार दो। ड्रेस कोड की बात हो रही है तो ड्रेस कोड ऐसा है कि अगर सबको सही दिखना है तो फिर आप टीका हटा दो। बिल्कुल, आपको इस चीज की राइट है ही नहीं। तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल आवाज, देखिए मैं खुद कांग्रेस पार्टी में काम करती हूँ, मैं खुद हिजाब पहनती हूँ, ऐसी एक वीडियो नहीं मिलेगी आपको जिसके अंदर मेरे विदाउट हिजाब है या फिर मेरी एक फोटो नहीं मिलेगी। आप पूरा सोशल मीडिया खंगाल ले, नहीं मिलेगी। अगर मैं वहां पे इतनी प्रोटेक्टिव हूँ और मुझे इतना सपोर्ट करके कांग्रेस पार्टी ने आगे लेकर आई है, एक स्टैंड दी है, तो मतलब उसके बाद और क्या ट्रस्ट करने की जरूरत है। अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बीइंग अ सैयद फैमिली, आई एम रिप्रेजेंटिंग, आई एम अ नेशनल सेक्रेटरी ऑफ NSUI, तो उससे ज्यादा ट्रस्ट करने की और क्या जरूरत है। अभी जो इलेक्शंस हुए तो उससे पहले, इलेक्शन से पहले आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया तो उस पर आपका क्या एनालिसिस है? पिछले 5 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो मेहनत की है, सड़कों पर उतरकर लोगों के बीच में, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, उसको देखते हुए ये चीज़ तो समझ गए थे हम कि लोगों का प्यार जो एक सैलाब के जैसा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, राहुल गांधी को मिल रहा है, उसका जो एक प्यार देखकर, वो जो एक लोगों का जो एक भीड़ देखकर, एक हुजूम देख के जो हम लोगों को लगा था, वो तो हमें पॉजिटिवली पता चल गया था। बट वी आर नॉट अ गोदी मीडिया एंड वी आर नॉट अ मतलब हम वो एक ढोंगी बीजेपी वाले नहीं है कि हम या फिर वो क्राइटेरिया बता दे कि हम इतनी सीट निकालेंगे, उतनी सीट निकालेंगे। हमने झूठे दावे कर दिए, हमने झूठी सारी प्रोमिसेस कर दिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बट वी नो दैट कि
हम ये बार बहुत स्ट्रांगली और टफ फाइट देंगे बीजेपी को। एंड फाइट इसलिए देंगे क्योंकि पूरा जो सपोर्ट है वो जनता का हमें कांग्रेस पार्टी को उस टाइम पर मिल रहा था। एंड जो आप लोगों ने जो रिजल्ट देखे होंगे वो उससे तो आप खुद ही खैर समझ गए होंगे कि कितनी टफ क्लोज फाइट थी हमारी। अगर ये गठबंधन शायद नहीं होता बीजेपी का तो शायद आज बीजेपी मुंह के बल गिर चुकी होती और हम आज पावर में बैठे होते। कोई नहीं, वक्त सबका आता है जी। और जब हमारा आएगा तो हम फिर छीन लेंगे। जी। अच्छा, एक सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन कि मुस्लिम्स को कांग्रेस को क्यों ट्रस्ट करना चाहिए? क्योंकि मतलब पास्ट में हम लोग देखेंगे तो राजीव गांधी जी ने जो है वो बाबरी का ताला खोले थे, जो मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ा इशू है। तो वो चीज़ को कैसे एड्रेस करोगे आप? देखिए, मतलब एक ताला लगा हुआ था, जाकर खोल दिया। एक जो वो मिथ issue चलता हुआ जो एक ये आ रहा है issue उठाया ना, उन्होंने। ये जो एक मिथ चलता हुआ आ रहा है कि किसी ने ताला खोल दिया या ये कर दिया, ये क्या है? मतलब हम But सिर्फ एक चीज सुनते हुए आ रहे हैं उन्होंने ये issue कि द एक्चुअल हिस्ट्री नो वन नोज। नहीं, but ये डेटा है ना, हिस्ट्री है। अब मुझे एक चीज बताया आप कि ताला खोलने से क्या दंगे हो जाते थे? उस time पे नहीं थे। power में तो हाँ, पावर में था। ठीक है, आज बीजेपी पावर में है, लेकिन उसके बावजूद हिंदू मर रहे हैं, बिल्कुल मर रहे हैं। चीज मैं तो मुस्लिम ज्यादा है। चीज बोलती हूँ, 2-3 साल पहले दिल्ली के अंदर न्यू ईयर की रात को एक हिंदू लड़की को बीजेपी के कुछ गुंडे रोड पर खींचते हैं। जी। वो लड़की मुस्लिम थी? नहीं। नहीं। मणिपुर के अंदर लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया, क्या वो लड़कियां मुस्लिम्स थी? नहीं। नहीं थी। आप देखे बहुत ऐसी जो लिंचिंग होती है, ठीक है, जो लिंचिंग होती है वो मुस्लिम्स का आ जाता है बाहर, लेकिन ऐसी कितनी लिंचिंग हुई है जिनको उनको लगा था कि ये मुस्लिम है और वो लोग हिंदू निकले लास्ट में। तो बीजेपी जो कांड करती है ना, ये हिंदुओं के ऊपर भी जुल्म इसलिए होता है ताकि उनको बताया जाए कि मुसलमानों ने तुम किया है। हिंदुओं पे एक्चुअल जुल्म करता बिल्कुल कौन है? ये हिंदुओं बीजेपी पे- वाले ही कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा। सीधा सीधा जो फायदा जाता है हिंदू मुसलमान के दंगे करवा के, वो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचता है। बीजेपी वहां पर अपनी एक वोट बैंक तैयार करती है और वो लास्ट में जो है उनके पास एक हिंदू वाइल्ड कार्ड खेलने के लिए एक चीज बच जाती है जो वो काम कर लेती है। लेकिन आज आप देखोगे कि सारे जो हिंदू है वो अवेयर हो चुके। राहुल जी ने एक ही चीज बोले, बीजेपी का मतलब सारे हिंदू नहीं है। जी। ठीक है, आई बात बाबरी मस्जिद की, तो बाबरी मस्जिद को बार बार बोलकर मुसलमानों के जख्म ताज़ा करने से बेहतर यही है कि फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का जो हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मिला है, हमें उस चीज़ की बहुत बड़ी तकलीफ है, उस चीज़ की चिंगारी आज तक हमारे दिल में है, उस चीज़ को मुसलमान कभी भूल ही नहीं सकता। हाँ। लेकिन उस चीज़ को बार बार याद दिलाकर मुसलमानों के घाव को ताज़ा ना करा जाए। बट वही रीजन की वजह से आज अगर कांग्रेस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे लोग, तो आगे कैसे करेंगे? वो वक्त कुछ और था। वो वक्त कुछ और था। आज आप जो सिनेरियो देख रहे हैं, अगर मुस्लिम दिखा, अगर एक दाढ़ी वाला दिखा तो उसको जिंदा जला दिया जा रहा है, उसको जिंदा मार दिया जा रहा है। मतलब जो पार्टी गांव माता को बचा रही है वो इंसानों को जगह पे जिंदा काट रही है सिर्फ मुसलमान के नाम पे। दिस इज द फैक्ट। आप देखो कि वो लोग ये क्लेम करते हैं कि ये हमारी माता है, बिल्कुल, और उस चीज को हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था है तो ठीक है। लेकिन अब उसको बचाने के लिए या मतलब अपनी श्रद्धा के लिए किसी इंसान को मार दो, ये कहाँ का सही बात है? अगर कोई चीज आपको गलत लग रही तो उसको समझाओ, जी, उस चीज के ऊपर बैठ के डिस्कस करो, बट ये नहीं कि तुम जाके सीधा इंसानों को मार दो। आप कितने भी बड़े जुल्म क्यों नहीं कर लेते, लेकिन कानून आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता है, या कोई भी आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि आप जाकर किसी इंसान की जान ले लो। बिल्कुल। क्योंकि अगर कुछ भी हो जाए ना, इंसान की जान रिटर्न नहीं आ सकती। क्या आप उसके माँ बाप को कोई वो चीज़ों का जवाब देंगे? नहीं देंगे। मुस्लिम्स को इसलिए ट्रस्ट करना चाहिए कि भले ही
जो भी हुआ पास्ट में, लेकिन इतना जुल्म माइनॉरिटीज के ऊपर कभी नहीं बढ़ा देश में। आप बोलना चाहते हो हम थोड़े जुल्म में कॉम्प्रोमाइज कर ले? कॉम्प्रोमाइज तो मुसलमान कभी नहीं कर सकता किसी भी हालात में। 70 साल से हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या कॉम्प्रोमाइज किया मुसलमान के साथ 70 साल? मुसलमानों को क्या खाना नहीं मिला 70 सालों में? मुसलमानों को क्या नहीं, मुसलमानों को क्या नहीं, आप मेरी एक बात सुनिए मरियम, मुसलमानों को क्या खाना खाने से रोका गया? मुसलमानों को क्या गोश्त खाने से रोका गया? मुसलमानों को क्या कुछ भले बकरे का गोश्त बेच रहे थे तो भी उसको गलत ठहरा कर उनको मार दिया गया? लेकिन खाना जरूरी नहीं है ना। ये सारी चीजें 70 साल में हुई नहीं हुई? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 70 साल में 92 राइट्स हुए तब कांग्रेस कहेगी? कांग्रेस देखिए, हर कंट्री में कुछ ना कुछ क्राइसिस होते हैं, हर कंट्री में कुछ ना कुछ चीजें आती है। इट डजंट मीन कि आप उस चीज के जख्म को खोद के अब वो करें। इंसान बदलता है, उसके स्ट्रैटेजीज बदलती है, उसकी आइडियोलॉजी बदलती है। ठीक है, हमने जो राज देखे वो कुछ राज अलग था, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे बाप दादा, देखिए पहले तो ईवीएम था नहीं, बट ऑब्वियस पेपर पे, अपने बैलेट पेपर पे इलेक्शंस होते थे, तो हमारे बाप दादा जिस पार्टी को चुन के लेकर आ रहे, उन्होंने तो कोई फ्रॉड नहीं किया था। वो तो सीधा सीधा इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठ रही थी, सेंट्रल में तो इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठ रही थी, तो वो गलत कहां से हुई? अगर एक टाइम पे देश को ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को हमें मौका देना चाहिए, तो पार्टी ने दूसरों को मौका दी। लेकिन 70 साल की जो आप बात कर रहे हो मरियम, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि उस टाइम पे कोई फ्रॉड सिस्टम था नहीं, बिकॉज इलेक्शंस जो था वो पूरा ट्रांसपेरेंट था। कांग्रेस के टाइम पे बैलेट पेपर पे था, काउंटिंग होती थी, बराबर होती थी। रही बात इसकी, तो जब आपके बाप दादा, मतलब मेरी जो पीढ़ी है, मेरे जो लोग हैं, जब वो चुन के लेकर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत थे, क्योंकि वो उन्होंने भी तो कुछ सोच समझ के। मैं जो अपनी दादी की बातें सुनती हूँ, तो उस टाइम पे मेरे अब्बा मुझे बताते हैं कि स्कूल के अंदर कभी ये चीज नहीं बताई जाती थी कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो। आज के टाइम पे एक बच्चा जा रहा है तो एक टीचर खड़े रह के उसको मार रही है, इसलिए कि वो मुसलमान बच्चा है। इतना आपने कभी जुल्म देखा किसी राज्य में? नहीं देखा होगा। सिर्फ एक बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट लेकर चीजें बहुत बड़ी अपने लिए, बहुत तकलीफ दे है, लेकिन उसके बाद जो इंसानों पर जुल्म हो रहा है वो भी चीजें आप देखें, गौर करें और एक सही सरकार चुने, क्योंकि देश के अंदर फिलहाल कांग्रेस पार्टी से और कोई मजबूत सरकार नहीं है वो साथ लेकर चले। कांग्रेस अभी अगर पावर में आती है तो क्या मुस्लिम्स को कुछ ऐसे क्या वो लिख कर देगी, या फिर कुछ ऐसे ये देगी कि वो माइनॉरिटी के राइट्स जो है, जो मुस्लिम्स के राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करेगी, लाइक हिजाब बैन को लेकर, या फिर ये जो लिंचिंग्स होती है, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगी? तो वो कहीं ऐसा लिख कर दे रही है कांग्रेस? आप इस चीज़ को समझते हैं कि एक सीएम आकर खुद सामने इस चीज़ को कन्फेस करे? इस चीज़ को तो आप समझते होंगे, बिल्कुल समझते होंगे। किस चीज़? क्या? हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि कर्नाटक के अंदर हमने गवर्नमेंट फॉर्म की है, ठीक है। वहाँ पर सिद्धरामैया बने सीएम, डीके शिव कुमार बने डिप्टी सीएम। जब कर्नाटक के अंदर हिजाब का मुद्दा हुआ था, उसके बाद इलेक्शंस हुए थे। अच्छा। उस टाइम पे कर्नाटक के इलेक्शंस में मैंने नहीं बोलकर भी 6 से 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग एमएलए कैंडिडेट्स के साथ मैंने काम किया। अच्छा। और जहाँ पर ये जो मुद्दा हुआ था, जिस कॉलेज के अंदर दावनगेरे आई गेस वो डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर भी मैंने जाकर काम की। मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, लड़कियों को मतलब पूरा देश देख रहा था बैठ के। लेकिन जैसी सरकार वहाँ पर बनती है कांग्रेस की, सिद्धरामैया जी जो सीएम थे कांग्रेस के, वो आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे इधर ये सब नहीं चलेगा, मुस्लिम बच्चियाँ अपनी हिजाब पहन के जा सकती है। अगर कर्नाटक के अंदर रहना है तो मुसलमानों को और हिंदुओं को सेम देखना पड़ेगा। वो मुसलमान भी हमारे ही देश के लोग हैं, और क्यों ना हो, हमें तो मौका मिला गया था ना, हमें भी अपने देश चुनने का मौका दिया गया था। एक बार नहीं, हमें काफी मौके मिले। जो राइट्स हुई थी आपने बताए, उसमें तो हमें बहुत बार बोला गया कि तुम देश छोड़ के चले जाओ। अरे आप मेरे कमेंट्स पढ़ो, मुझे लोग बोलते हैं कि देश छोड़ के चले जाए। क्यों चले जाए? तुम्हारे बाप का देश है, ये मेरे बाप का देश है। मेरे बाप दादाओं ने इस देश को चुना है। हमें बहुत मौके मिले गए, लेकिन हमने इस देश को चुना
और इस देश को आज़ाद करने के लिए मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स का भी उतना ही खून बहा है जितना दूसरों का बहा है। इस देश को हम अपनी जान समझते हैं और जान समझ के इस पे रहेंगे, और इस देश की जितनी भी जो भी चीज़ें आएगी उस चीज़ के अंदर हम बिल्कुल खड़े रहेंगे एज ए माइनॉरिटी। और कांग्रेस पार्टी भी इस चीज़ की इज्जत करती है, सपोर्ट करती है। और जहाँ पर बात आती है हिजाब जैसे मुद्दों की, तो खुद सीएम का मतलब बोलना मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर वो चीज़ एक आकर एक इंसान जब सामने कन्फेस कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा, इस चीज़ को बंद करे या फिर यहाँ से निकल के भागे, इन राइटिंग हमको कहीं से कुछ मिलेगा कि सीएम का बोलना बहुत बड़ी बात होती है देश के अंदर। तो जब सीएम ही आगे इस चीज़ की कन्फेस कर रहा है कि हमारे देश के अंदर या हमारे जो स्टेट में कर्नाटक जैसी जगहों पर नहीं होगा, तो नहीं होगा, खत्म हो गया वो मामला। देखिए लॉ ऑर्डर से भिड़ना पड़ता है, लॉ ऑर्डर को क्लैश करने पड़ते हैं। हम पार्लियामेंट घेराव करते, आप देखें नीट स्कैम, इतना बड़ा नीट स्कैम हुआ, मतलब आप समझे कि जो बच्चे पूरी जिंदगी लगा देते हैं डॉक्टर बनने के लिए, उनका एक सपना होता है, आप देश के अंदर ऐसे बच्चों को उतार रहे हो पास करके जो लायक ही नहीं है। आप ऐसे बच्चों को डॉक्टर बना रहे हो जिसको कुछ पता ही नहीं है। कल को आप जब बीमार पड़ेंगे, ये खुद बीजेपी के ये जो नेता बीमार पड़ेंगे, तो ये कौन से बच्चों के पास जाएंगे? ये इन्हीं डॉक्टर्स के पास जाएंगे, या फिर इन्हें चेक करवाना पड़ेगा कि ये कौन से बैच के बच्चे इनको पास कर दिया। इस देश के लोग जो है, हमारे इस देश के लोग डॉक्टर्स को जो है वो भगवान का दर्जा देते क्योंकि वो जान बचाते। अब आप इस देश को दे क्या रहे हो? फर्जी भगवान, यही हो ना। इस देश को आप फर्जी भगवान दे रहे हो, और ये कौन दे रहा है? बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो जितना भी जो स्कैम है, ये जो फर्जी है, ये सब यही कर रहे हैं। और जहाँ बात आती है माइनॉरिटीज़ की, लड़कियों की, तो बिल्कुल मैं खुद हूँ, और मैं खुद ने मैंने पार्टिसिपेट की हुई ऐसे प्रोटेस्ट के लिए। तो यस, कांग्रेस सपोर्ट दिस। अच्छा, आप इतने अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे इसके पैलेस्टाइन को लेकर, तो आप वो प्रोटेस्ट में थे, तो वो चीज़ हम लोग दुनिया भर में देख रहे हैं कि पैलेस्टाइन का जो मसला है वो कितना इफेक्ट हुआ सबको। तो पर्सनली आपको कितना इफेक्ट हुआ? पर्सनली मैं रातों को सो नहीं पा रही थी। मैं रात को उठ के मेरा रोना, मतलब मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने आप को मुसलमान समझते हो, मैं अपने आप को मुसलमान समझती हूँ। फ़िलिस्तीन में जो लोग जंग लड़ रहे हैं, जो अपनी शहादतें दे रहे हैं वहाँ पे, वो भी मुसलमान हैं। तो क्या खाली उन मुसलमानों का हक बनता है कि मस्जिदुल अक्सा को प्रोटेक्ट करें? क्या आपका और मेरा हक नहीं बनता है? बिल्कुल। तो अगर आप मुसलमान हैं तो वो चीज़ें आपके ऊपर भी उतनी ही लागू होती है जितनी वो पैलेस्टाइन के लोगों के लिए ही लागू थी। उन लोग जितना हक से अपने लड़ रहे थे, हमारा भी उतना ही हक बनता है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से हम वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे। तो मेरे को ये पर्सनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया था। और अब तक भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि नो यूज़ ऑफ लाइफ, मतलब मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। तो जो दुनिया है वो हमारे लिए डिज़ाइन करी गई है, हमें बनाया गया है, हमारे लिए बनाया गया है कि हम इस चीज़ को यूज़ करें, लेकिन हम इस दुनिया के लिए नहीं बने गए। हम इस दर सिर्फ आए हैं टेस्ट देने के लिए अपना, जैसे लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वायरल कर चुके हैं कि मकसद, यस, हम एक मकसद के तहत ही आए हैं, हम मकसद है का मकसद, हाँ, बट ऑब्वियस हम एक मकसद के तहत ही इस दुनिया में भेजे गए हैं। हम उस मकसद को पूरा करके हमें जाना है। इट डजेंट मीन कि मैं कोई मैं किसी दंगे की बात कर रही हूँ। अल्लाह पाक ने हर किसी को यहाँ पर अपने मकसद के लिए भेजा है, और मुसलमान तो मानते ही है। और मस्जिद गिरा कर या हमें जाकर मस्जिद के अंदर मारना, हमें ऐसी मौत से डराना, तो मैं समझती हूँ ये सिर्फ एक फालतूगिरी है। क्योंकि ऐसी मौत के लिए तो मुसलमान खुद तड़पता है कि हमें मस्जिदों में मौत मिले, हम मस्जिदों के लिए शहीद हो। आपने उसमें वीडियो में कहा था कि आप जो है वो वहाँ पर जाना चाहते हो, पैलेस्टाइन जाना चाहते हो। और जब मैं कमेंट्स देख रही थी तो वहाँ पर जो नीचे लोग थे, तो वो आपको आप पर इल्ज़ाम लगा रहे थे या फिर आप पर हंस रहे थे कि आप जो है वो ये चीज़ फेम के लिए वायरल, हाँ, क्योंकि वहाँ पर फिर मीडिया कैसा आया, आप मीडिया कवरेज के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, या फिर सच में भी जाने वाले हो, या फिर ऐसी सिर्फ बातें हैं, अल्फाज है। तो सच में जाने वाले थे? क्या था? अब मुझसे ये सवाल करोगे अभी? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि वो क्या था। देखिए एक्चुअली मैं ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। हम लोगों को एक चीज़ पता है कि देखिए कि इस दुनिया के अंदर बहुत छोटी सी हमारी ज़िंदगी है। अगर हम इस तरीके से मर कर गए
वैसे भी हमारे कौन से अमाल अच्छे, हम तो है ही गुनहगार। बिल्कुल। अगर हम इतने गुनाह करने के बाद भी अगर एक उतनी तो हम तड़प नहीं बर्दाश्त कर सकते, उतना तो अल्लाह पाक ने हमारा मतलब सब्र नहीं आजमाया, उतना हमसे नहीं आजमाया अल्लाह ने। लेकिन अगर कुछ चीज़ छोटी सी भी अगर करके हम वहाँ पर जाके शहीद हो जाते हैं, हम मर जाते हैं उनकी हेल्प करते करते, तो हमारा भी जो नाम है वो शहीदों में लिखा जाएगा। दैट टाइम आई वॉज इन दिल्ली। मैं एक्चुअली देख के इतनी तकलीफ में आ गई थी कि मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है, मैं रो रही हूँ, लिटरली मैं रो रही हूँ। उस टाइम पे मैं सीधा एम्बेसी पहुंचती हूँ। मुझसे मेरे वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उसकी वजह से सारी एम्बेसीज के पास पुलिस एंड मीडियाज ऑलरेडी वहाँ पे थी। आपने कमेंट्स पढ़े होंगे, हाँ ठीक है मैं वायरल हुई थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं वायरल हूँ। और आजकल लोग देखे कि सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, मतलब अपने जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं, एक चंद वायरल होने के लिए किस तरीके से वाहियात वीडियोस बनाकर वायरल हो रहे हैं। तो हम तो वही देख रहे हैं कि हमारा तो कुछ वायरल होने वाला नहीं है, कि ये सारी चीज़ें तो कोई देखने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा था कि मैं जाती हूँ डायरेक्ट, और मैंने वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैं जो वहाँ के सर थे मैं वहाँ से जाके मिलती हूँ, तो ही वॉज लाइक कि मैडम अभी तो पूरे जहाँ पर जो कंट्री के अंदर वॉर चलती है उसके जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं पूरी बाउंड्रीज पूरी ब्लॉक कर दी जाती है, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए जाते हैं। तो उन्होंने मुझे जब ये चीज़ समझाया तो आई वॉज लाइक कि ठीक है मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगी। तो जब मैं बाहर आती हूँ तो उधर मुझे मीडिया कवरेज मिल जाती है। अब आपने मुझे कंटिन्यूस कोई ना कोई वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि मैं बात करती हूँ आकर मीडियाज पे मैं आके बोलती हूँ। तो जो दिल्ली की जो मीडिया रिपोर्टर्स थे, जो टीम थी, तो उसमें से कुछ लोग मुझे जानते थे। वो मुझे डायरेक्टली भाग कर आके मुझसे पूछते, और वो मुझे पता भी नहीं कि वो कैमरास भी चालू है एक्चुअली। तो जब वो फिर मैं माइक विक देखती हूँ तो मैं सरकार से मैं डायरेक्टली अपील कर रही हूँ कि मुझे जो है और मेरे साथ साथ हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो उनको आप भेजें। आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला हुआ है, पूरी दुनिया के। आज ऐसा कोई जगह नहीं है कि इस्लाम नहीं है, मुसलमान कोई दुनिया के कोने में नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सारे अपने अपनी जिंदगी के अंदर बिजी है। कोई शहीदों वाले काम ही नहीं करना चाहता। और मुझे लोग पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा? अगर मैं मेरी माँ के पेट से पैदा होते हुए खून में लिपटी हुई आई हूँ तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं मरूँ तो भी मैं खून में लिपट के मरूँ। तो मुझे जाना था, और उसके बावजूद मैं सेकेंड टाइम भी गई थी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, बट नहीं हुआ। और मैं इतनी ज़्यादा वायरल हो गई। मरियम, मैं आपको बताती हूँ कि वायरल होना मेरा मकसद तो नहीं था, लेकिन वायरल होने के बाद जो मेरी ज़िंदगी के अंदर जो क्लैशेस आए हैं, लिटरली मेरे और मेरे अब्बा का मेरा सोशल मीडिया पे फ़ोटो थे। अच्छा। मतलब मेरी फैमिली के, मतलब मेरा भाई का मेरा फ़ोटो है और मेरे अब्बा के साथ मेरी एक फ़ोटो थी। तो लोगों ने जब मेरी प्रोफाइल ओपन करके देखने लगे कि आमिना सैयद ये वही लड़की है, हाँ। तो मेरे अब्बा के कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, जो नॉन मुस्लिम्स थे, उन्होंने मेरे अब्बा के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। लिटरली मेरे अब्बा के काम खत्म हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको अल्लाह प्रोटेक्ट करना जानता है और जो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होता है, उसे किसी चीज़ की कोई डर ही नहीं है। और अगर जो इंसान डर गया तो फिर वो तो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान किसी चीज़ से नहीं डरता। सिर्फ ये क्लेम करना ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ के ऊपर मतलब अमल करना भी ज़रूरी है। अच्छा, आपके हिसाब से पैलेस्टाइन का सलूशन क्या है? जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वो सारी चीज़ों का सलूशन? टू स्टेट सलूशन। कैसे? टू स्टेट सलूशन होना चाहिए। जो अमेरिका जो इतना बड़ा सपोर्ट कर रहा है इसराइल को बैठा हुआ, कैलिफोर्निया की इतनी बड़ी ज़मीन खाली है, और भी इतने सारे जो कंट्रीज जो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगा इजराइल पैलेस्टाइन आप बोल रहे। नहीं, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी जगह खाली है ना। देखिए, ये हिस्ट्री है कि पैलेस्टीन पीपल लोगों ने इसराइल भूखे नंगों को वहाँ पर अपने देश के अंदर जगह दी थी। ठीक है, तो ये भगोड़े लोग हैं। तो जब, और ये चोर है, जो इसराइल पीपल है ये चोर है। अब अगर आप इन चोरों को अभी भी सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी एक बहुत बड़ी जो ज़मीन है जो खाली पड़ी हुई है, जो बंजर पड़ी हुई है, आप उन्हें उठा के उधर फेंक दो। अमेरिका जब इन्हें इतना वेपन सप्लाई कर रहा है, इन्हें सपोर्ट कर रहा है, इन्हें फ्रंट में लीड कर रहा है आगे, तो इसराइल को अगर तुम इतना ही पसंद करते हो तो तुम अपने देश में घुसा लो ना, दे दो जगह। मैं इनके लिए एकदम चीप लैंग्वेज यूज़ करूँगी, क्योंकि इनके लिए मेरे दिल के अंदर इतनी सी भी इज्जत नहीं है, और ना ही मैं इस चीज़ का एहतराम कर सकती हूँ। सीधा सीधा टू स्टेट सल्यूशन चाहती हूँ, क्योंकि इसराइल को जाकर कहीं और
मतलब फतह होने के लिए या फिर वहाँ पर बसने के लिए वक्त नहीं लगेगा, और वो चीज़ उनके लिए कोई नई जगह नहीं है। क्योंकि जब वो यहाँ पर आकर हमारे ऊपर ज़बरदस्ती करके, हमारे भाई बहनों के ऊपर ज़बरदस्ती जब कर सकते, तो उनको ये चीज़ वहाँ पर भी अगर फेंका जाए, या अमेरिका में या जो भी है, तो वहाँ पर भी रशिया चाइना के अंदर, तो भी वो लोग उन पे भी कब्जा ही कर लेंगे। कुछ दिन वो लोग मीठी मीठी बातें करेंगे और फिर उनके ऊपर भी वो कब्जा कर देंगे। तो 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए और पीस चाहिए। इतने सारे इंटरव्यूज़ भी देखे, आप बहुत ज़्यादा उसमें बात भी करते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट जैसे बोलते हो, तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है, जैसे कि मैंने बोली कि अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह पाक ने हाइट भी कम नहीं दी है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरी हाइट भी 5.8 5.9 के लगभग है। हाँ। तो जब अल्लाह ने मुझे हाइट कम नहीं दिया, तो मैं अपना रुतबा क्यों कम रखूँ? हाँ। मतलब तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अल्लाह अगर तुम्हें कोई चीज़ की समझ देता है ना, तुम्हें अपने से बड़े सपने देखने चाहिए। क्योंकि अगर वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में अल्लाह पाक ने दिया है तो वो किसी मकसद के तहत दिया है। और अगर मैंने ये लाइन चुनी हूँ तो मैं कोई बीच में छोटा मोटा डिसीजन लेके अपनी करियर नहीं ख़त्म करूँगी। तो पॉलिटिक्स में आपका फ्यूचर? हाँ, मैं करूँगी, मैं अपने लोगों के लिए काम करूँगी, मेरे को अपने देश के लिए काम करना है। मेरा गोल ऐसा है कि मुझे पार्लियामेंट में बैठना है, एंड आई विल वर्क फॉर इट वेरी हार्ड। एंड मैं ये चीज़ जानती हूँ कि मेरा फ्यूचर है। अच्छा, अगर फ्यूचर में आगे चलकर ऐसा होता है कि जैसे आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पर आगे चल के ऐसा कुछ बात आती है जो इस्लामिक आइडियाज़ और उनके आइडियाज़ जो है वो मैच नहीं होते, तो फिर उस चीज़ में आप किस जैसे चूज़ कि करोगे अगेंस्ट जो इस्लाम के है, लाइक LGBT? पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ऐसी है नहीं कि तुम्हें वो फोर्सफुली कोई चीज़ करवाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कोई चीज़ चुनती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने लिए चुनूंगी, अपने दीन के लिए चुनूंगी। और मुझे पता है कि मेरे दीन ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया है, तो अगर मैं अपने दीन को चुन रही हूँ तो वो हर किसी के लिए बेनिफिशियल ही है। बस जज़ाकल्लाह। और आपका आने के लिए थैंक यू, और इतना बहुत 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 time शुक्रिया। देने के लिए thank you। मैंने आपके पॉडकास्ट शूट्स और बहुत सारे जो लोगों के साथ आपने 1-to-1 कांटेक्ट किए थे, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपको फ्यूचर के लिए भी बहुत सारे विशेस देती हूँ Thank कि you। इंशाल्लाह आप बहुत ग्रो करो, एंड इसी तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म पे आकर लोगों को लेकर आइए। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच।